गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 5 अप्रैल पे आ चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको एमसीक्यू के थ्रू हम कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम करके। चलिए आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। जो 10 एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आर्टिकल 244 को लेकर होगा। देन दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार कैंपेनर्स के बारे में जानेंगे। कारगिल जास्कर रोड के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। देन हमारा डिस्कशन इसके अलावा एक क्वेश्चन और स्टार कैंपेनर्स के ऊपर रहने वाला है। लेक बैकाल के बारे में जानेंगे। माइन अप 2020 क्या है इसको डिस्कस करते हुए देन हम एक पर्टिकुलर शांतिर और सेना के बारे में जानेंगे एंड फिर फाइनली एक पर्सनैलिटी को लेकर हम क्वेश्चन अपना डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपने मॉक टेस्ट जो है उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया होगा, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दिस इज द टाइम कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो लगाने शुरू कर देने चाहिए। अब और टाइम नहीं बचा है। वैसे तो आपको जैसे ही आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं उसके कुछ महीनों के बाद मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। शुरुआती दौर में नंबर कम भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना काफी जरूरी होता है और कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप लगा के जाएं। इसी वजह से जो मॉक 50 है इसको आपके लिए लेके आया गया है सो दैट आप मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल भी करा सके और उसके अंदर दिए गए सारे मॉक टेस्ट को आप सोल्व भी कर सके। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एनरोलमेंट कराने का फायदा नहीं होगा, यू हैव टू सोल्व दीज एमसीक्यूज। जो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए गए, ये मॉक टेस्ट बहुत ही ध्यान से सोच समझ के बनाए गए हैं। करंट अफेयर से लेके स्टैटिक पोर्शन इसके अंदर कवर किया गया है। तो इन सब सोर्सेस में से जो गवर्नमेंट सोर्सेज है उनको यूज किया गया है, जो काफी आपके लिए रेलेवेंट सोर्सेज है उनको यूज करके ये मॉक टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। सो यू कैन एनरोल, बट एट द सेम टाइम एनरोलमेंट के अलावा आपको यहाँ पर इनके अंदर मॉक टेस्ट को सोल्व भी करना है और सोल्व करने के साथ साथ आपको एनालिसिस जो है वो जरूर करना है। ये कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है और ज्यादा कि अब आप मॉक टेस्ट को डिले करें, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द लास्ट स्टेज जब आपको मॉक टेस्ट करने शुरू कर देने चाहिए। चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के और एक फिलॉसफी के बारे में बताता हूं, काइजन फिलॉसफी। आई वाज एक्चुअली रीडिंग अ बुक ऑन दिस पर्टिकुलर फिलॉसफी। सो काइजन फिलॉसफी बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है, काय का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है गुड। सो इट मीन्स अ कांस्टेंट नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट जो है उस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं काइजन। जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति, ये हर चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली अगर वो इंप्रूव होती रहती है, वो चीज, वो प्रोसेस या वो व्यक्ति अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द काइजन प्रोसेस। और आपको अपने एग्जाम के अंदर भी इस प्रोसेस को अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लागू करना है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर अप्लाई करना है, जहां पे आपको एवरीडे बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो लानी है, अपनी प्रिपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, अपने मार्क्स के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो लाना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द काइजन फिलॉसफी। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट जो है वो अभी आपको देना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अब उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप ये सोचें कि नेक्स्ट मंथ से मैं मॉक टेस्ट दूंगा। यहां पर आपको मॉक टेस्ट देना भी है और मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको उसे एनालाइज भी करना है। इट मींस जो मैं आपको काइजन फिलॉसफी के बारे में बता रहा था, तो आप मॉक टेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे कि ठीक है फर्स्ट वीक में आपने 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए, तो सेकंड वीक के मॉक टेस्ट जो होंगे वहां पे आपकी परफॉर्मेंस फर्स्ट वीक से बेटर होनी चाहिए। तो वीक बाय वीक जो है, अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो एक वीक में आप 5 से 7 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहे हैं तो 3 से 4 आपके एक वीक के अंदर मॉक टेस्ट होंगे। लेकिन आपको वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस को काइजन के बेसिस पे इंप्रूव करते जाना है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ इन दिस मैनर, जब आप धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जाते हैं, शुरुआत आपने 50 मार्क्स से करी, फर्स्ट वीक में आप इतना स्कोर कर रहे थे, धीरे धीरे 10% इंप्रूवमेंट करते 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 आप जो है बेसिकली इवेंचुअली जो आपके कट ऑफ मार्क्स होते हैं उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। सो काइजन फिलॉसफी को ध्यान रखिएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, अपने मार्क्स के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जो है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है वो लानी है, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट को मिस मत करिएगा, तभी ये मॉक 50 कोड जो है ये भी आपको दिया गया, सिर्फ इसलिए दिया गया कि आप जो है फाइनली अब एनरोल कराएं इस सीरीज के अंदर और इस पे जो आपके टेस्ट दिए हैं उनको सोल्व करना शुरू करें। सिर्फ एनरोलमेंट इज नॉट इनफ। अगर आप उसके अंदर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना उतना ही जरूरी है जितना कि एनरोल करना, और साथ ही साथ फिर उसे एनालाइज करना भी। कैसे एनालाइज करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नहीं भी पता फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं
@prince_luthra के ऊपर। लेकिन मॉक टेस्ट को अभी लगाना शुरू करें, कम से कम 50 मॉक टेस्ट अपने एग्जाम से पहले लगा के जरूर जाइएगा। अब जल्दी से यहाँ पे अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चल रहे हैं आप? 10 में से कितना स्कोर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे लेके आएंगे? 6 या 6 से ज्यादा तो आपको लाना ही है टू बी इन द सेफ जोन, क्योंकि कट ऑफ इसके अंदर 6 की रखी जाती है, ठीक है। और लेस देन 6 आता है तो ऑफकोर्स आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। एट द सेम टाइम जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए, आई होप आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट आर्टिकल 244A। पूछा गया आर्टिकल 244A किस चीज के लिए अलाउ करता है? नई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इसके थ्रू बनाई जा सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए हेल्प करता है, स्टेट को एब्रोगेट करने में हेल्प करता है, या फिर ऑटोनमस स्टेट्स को बनाने में हेल्प करता है। बताइए क्या इसमें आंसर होगा? रिसेंटली आर्टिकल 244A के बारे में चर्चा हो रही थी न्यूज़पेपर के अंदर, तभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है। डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये आर्टिकल किस चीज से एसोसिएट करता है। यूजुअली ऐसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो कि उतने ईजी नहीं होते बताने। देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल 14, 15 आपको कोई भी फंडामेंटल राइट होता तो ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली। आर्टिकल 21 होता तो वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, थोड़ा सा हटके कुछ पूछा जाएगा जो कि न्यूज में भी होगा। सोचिए। चलिए देखिए, असम के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, इसी वजह से असम की काफी न्यूज भी आ रही है। अब ये न्यूज आई थी कि देयर इज अ डिमांड फॉर ऑटोनमस स्टेट विद इन असम। ये जो डिमांड थी, काफी सारे सेक्शंस जो हैं असम के अंदर, वेरियस सोसाइटीज जो हैं वो रेज कर रही है कि अंडर आर्टिकल 244 सब आर्टिकल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनमस स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनमस रीजन्स जो हैं वो आपको असम के अंदर देने हैं। इस चीज की डिमांड उठाई जा रही है। आर्टिकल 244A जो है वो अलाउ करता है कि ऑटोनमस स्टेट बनाने के लिए विद इन द असम इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज। तो यहां पे ये जो डिमांड करी जा रही है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है आर्टिकल 244 सब आर्टिकल ए के हिसाब से। और यहां पे जो सोसाइटीज, जो स्पेसिफिक सोसाइटीज इस चीज की डिमांड कर रही थी, उन्होंने भी आर्टिकल 244 सब आर्टिकल ए का हवाला दिया इस चीज के लिए, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, इट ऑल्सो एनविसर्ज क्रिएशन ऑफ अ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ टू कैरी आउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे सबसे पहले एब्रोगेशन ऑफ स्टेट तो हटा दीजिए, काउंसिल की बात भी नहीं करी है, यहां पे साफ साफ बात करिए कि ऑटोनमस स्टेट आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे करोलरी पॉइंट के अंदर ये भी दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। उसमें कहा है कि देखिए आर्टिकल 244A के हिसाब से जो ऑटोनमस स्टेट्स है उनको बनाया जा सकता है, और उनके अंदर, उन ऑटोनमस स्टेट्स के अंदर आप लेजिस्लेटिव या फिर कहें कि लेजिस्लेचर, लोकल लेजिस्लेचर को क्रिएट कर सकते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर दोनों को भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर ऑप्शन में 1 2 1 2 3 होता तो हम यहां पर को भी इसमें ले सकते थे, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहां पे 4 ऑप्शन दिए, बेस्ट आंसर आपका डी है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा के लिए ये आपका एक ऑप्शन सही है और बाकी सारे गलत है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सही तो सेकंड भी है लेकिन उतना सही नहीं है, थर्ड भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है, फोर्थ भी सही है लेकिन थोड़ा कम सही है। तो बेस्ट आंसर को आपको चूज करना होता है, और यहां पे आपको जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी विल बी योर बेस्ट आंसर। डिमांड फॉर एन ऑटोनमस स्टेट विद इन द असम, इसको रेज किया गया, इसी वजह से ये पूरी न्यूज थी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा जगत के अंदर, हो सकता है इसे एनुअली दिया जाता है, ये भी हो सकता है कि हर साल दिया जाता है इसे। दादा साहेब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के फादर के तौर पर उनको जाना जाता है, किनको? दादा साहेब फाल्के को। बताएं। चलिए, तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है रजनीकांत जी को आफ्टर ही हैज बीन कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 2019 के लिए रजनीकांत को ये जो प्राइज है, जो अवार्ड है, उससे नवाजा गया है। इस वजह से ये पूरी न्यूज थी। और अगर हम आए तो हमारे यहाँ पे नाम नहीं पूछा जाएगा कि ये अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि ये अवार्ड किसको मिला है, किस व्यक्ति को मिला है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर या दूसरे एग्जाम्स के अंदर। यूपीएससी पूछती है कि बताएं ये अवार्ड जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इट द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा? तो यस, इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, ठीक है। या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस चीज से एसोसिएट करता है, ABCD करके, और फिर उसमें आपको सिनेमा ढूंढना पड़ेगा। इज इट प्रेजेंटेड एनुअली? तो क्या हर साल दिया जाता है? तो यस, प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। दादा साहेब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बात कर रहा है कि
स्टार कैंपेनर्स को लेकर 2 क्वेश्चन आज हमारे होने वाले हैं, और क्योंकि अभी काफी जगहों पे इलेक्शन चल रहे हैं तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार कैंपेनर्स एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। स्टार कैंपेनर्स और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ECI keeps a tab on expenditure incurred by individual candidates during campaign। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक टैब रखती है, कितना खर्चा किया जा रहा है इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा ड्यूरिंग द कैंपेन हो सकता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इलेक्शनरिंग बाय द स्टार कैंपेनर इज नॉट एडिड टू अ कैंडिडेट्स पोल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे अगर कोई भी पोल के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन स्टार कैंपेनर के ऊपर जो खर्चा होता है उससे इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। सोचिए, चलिए देखिए यहां पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है क्योंकि खर्चा जो होता है एक लिमिट में ही किया जा सकता है, इसी वजह से उसके ऊपर टैब भी रखा जाता है कि वो एक लिमिट से बियॉन्ड ना हो। अब लिमिट क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ECI जो है वो टैब रखते हैं इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आगे जाके जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे या फिर हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यस किस इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा लोग यही कोशिश करते हैं कि स्टार कैंपेनर्स उनके यहां पे कैंपेनिंग करें क्योंकि उसका एक इंपैक्ट भी पड़ता है, और स्टार कैंपेनर के ऊपर होने वाले खर्चे को कैंडिडेट के खर्चे में ऐड भी नहीं करते, तो वो एक तरीके से एक्सटेंशन के तौर पे काम करता है कि यहां पे खर्चा भी काउंट नहीं होगा और कैंपेनिंग भी हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ठीक हो जाती हैं। आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए चलते हैं एक इसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे लेकिन बाद में, बट पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कारगिल जस्कर रोड को लेकर है। पूछा गया कारगिल जस्कर रोड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जास्कर कारगिल रोड वाज डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे इन 2017 बाय द सेंटर के द्वारा 2017 में इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया था। द रोड विल बी अ की फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट रीजन ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो एक रिमोट रीजन है उसकी डेवलपमेंट में इसने काफी इंपॉर्टेंट ये रोल जो है प्ले करेगी। द 4 लेन कारगिल जास्कर NH 301 रोड इज सैंक्शन अंडर EPC मोड। EPC मोड के अंदर इसे जो है लेके आया जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो कारगिल जस्कर रोड के बारे में देख लेते हैं। कारगिल जस्कर रोड जो है यस इसे 2017 में नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एट द सेम टाइम लद्दाख के अंदर एक्सेस जो है वो मिलेगा। लद्दाख के जो रिमोट रीजन्स है वहां पर की एरियाज के अंदर एक्सेस जो है इस पर्टिकुलर सड़क के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी अब हो पाएगी। ये जो पर्टिकुलर कारगिल जस्कर NH 301 रोड है इसे EPC मोड के अंदर सैंक्शन किया गया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट इट इज अ 2 लेन रोड, 4 लेन नहीं है 2 लेन है। इसी वजह से आंसर आपका क्या हो जाता है? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लद्दाख रीजन का और यहाँ पे नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टार कैंपेनर को लेकर एक और क्वेश्चन है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, और वहां पर एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। अगर आपने वहां पर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा सो यहां आपके सामने वही का वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। सो हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स आर देयर इन अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी? तो कितने अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं? 10, 20, 30 या फिर 40? जल्दी से बताएं। चलिए तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं एंड जस्ट 50% ऑफ दैट जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके स्टार कैंपेनर्स होते हैं, दैट इज नंबर विल बी 20। 20 स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो हो सकते हैं यहां पे। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार। कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं और जब वो नहीं पता होता, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक फायदा ये रहता है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है या दूसरी स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी समझ में बन जाती है। यहाँ पे ABCD में से आप 2 या एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप नॉलेज को अप्लाई करके, कॉमन सेंस को अप्लाई करके इवेंचुअली अपने ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है, तो वहां पर कॉमन सेंस को अप्लाई करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होते हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पे स्ट्रेट अवे या तो आपको आंसर पता है यस
तो आप मार्क कर देंगे, या फिर नहीं पता और फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर छूटे ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाने से पहले आपको मैं 100 डेज और 200 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं ना। 200 डेज की सीरीज आप उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर तैयारी करना चाहते हैं। 100 डेज की सीरीज में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर आपको डेली बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कवर किए जाते हैं वो आप कर सकते हैं। चाहे तो एक दिन में 2 या 3 दिनों को भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मिनिमम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मटेरियल है, जो वीडियोस हैं, वही मैं आपको दे रहा हूं, सो दैट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो या तो 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो पूरा अच्छे से पूरे कोर्स को कंप्लीट करिएगा। मिशन यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी करिएगा, इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। और इसके लिए आप डिले मत करिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर किसी क्रैश कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा और फिर चीजों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें स्किप भी हो जाती हैं। जब आपके पास टाइम है तो उस एक एक मिनट का अच्छे से इस्तेमाल करें। मिशन यूपीएससी 2022 में एवरी डे इज अ गिफ्ट फॉर यू, हर दिन को यूज करें। यहां पे दिस इज द 500 डेज सीरीज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिल रहे हैं। अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और अच्छे से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक होलिस्टिक तैयारी जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच कंट्री लॉन्च्ड बैकाल जीवीडी रिसेंटली। रिसेंटली किस देश ने बैकाल जीवीडी को लॉन्च किया है? क्या यूएसए ने किया है, रशिया ने किया है, इंडिया ने किया है, या फिर चाइना ने किया है? बताएं। चलिए देखिए, रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे बड़ों में से एक है। वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको कि बैकाल जीवीडी कहा गया। जीवीडी है स्टैंड्स फॉर गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। लिख देता हूं मैं एक बार, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया गया इन द वाटर्स ऑफ लेक बैकाल, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन। कहां पे सिचुएट करती है, कहां पे लोकेट करती है? लेक बैकाल कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। दुनिया की डीपेस्ट लेक है ये। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेलीस्कोप विच स्टार्टेड इन 2016 में इसे बनाना शुरू किया गया था। एंड इट इज मोटिवेटेड बाय द मिशन टू स्टडी इन डिटेल। क्या स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया? क्या इसके पीछे पूरा का पूरा मोटिवेशन था? फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको कि कहा जाता है न्यूट्रिनोस, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली न्यूट्रिनोस को स्टडी करने के लिए जीवीडी, बैकाल जीवीडी जो है उसे बनाया गया और लेक बैकाल के अंडर इसे रखा गया है, इसी वजह से बैकाल यहां पे लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्वेश्चन 7 लेक बैकाल को लेकर ही। लेक बैकाल, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपका जो टेलीस्कोप है लेक बैकाल के अंडर रखा गया, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी लेक बैकाल के ऊपर बन के आ सकता है। अगर करंट अफेयर्स का बैकाल जीवीडी के ऊपर नहीं भी आता है तो ऐसा भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन आ जाए, तो हम पूरी प्रिपरेशन अपनी करके चलेंगे। लेक बैकाल के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, तो नंबर भी दे दिया, किस चीज के लिए नंबर दिया वो भी दे दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर, और फ्रेश वाटर भी बता दिया, ठीक है, बाय वॉल्यूम। एक एक शब्द का यहां पे इंपॉर्टेंस है। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक, दुनिया की सबसे पुरानी लेक है ये, हो सकता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट लेक है ये भी हो सकता है। आप सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेक बैकाल जो है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूं, एंड लेट मी राइट इट हियर। इट्स अ रिफ्ट लेक जो कि साइबेरिया में लोकेट करती है, राइट। तो ये चीज आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है। लेक बैकाल जो है, इट इज द लार्जेस्ट, it is the largest, not the second largest, not the third largest, it is the largest fresh water lake by volume, ठीक है, containing 22 to 23% of world's fresh surface water। तो जो आपका पूरी दुनिया का जितना भी फ्रेश सरफेस वाटर है उसका 22 से 23% ये लेक अपने अंदर कंटेन करती है, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है 1642 मीटर है, ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इसी वजह से ही इसे वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक भी कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं,
डीपेस्ट लेक। इसके अलावा बात करी जाए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक भी है। ये माना जाता है कि 25 से 30 मिलियन ईयर्स पुरानी लेक है ये। एट द सेम टाइम यहां पर ये 7th लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। लेक बैकाल फॉर्म्ड एज एन एंशिएंट रिफ्ट वैली और एक लॉन्ग क्रेसेंट शेप्ड की है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और वैसे भी रिफ्ट वैली से बनी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके अलावा मुझे लगता है इतने फैक्ट्स इसको लेकर काफी रहेंगे। यूनेस्को ने लेक बैकाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1996 के अंदर, तो ये भी एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतनी चीजें एग्जाम के हिसाब से काफी अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लेक है, 25 से 30 मिलियन ईयर्स पुरानी है, बिल्कुल ठीक है। 7th लार्जेस्ट लेक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्रेसेंट शेप के, ये भी बता दिया। लेकिन फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल है। बाय वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। लार्जेस्ट है बिल्कुल, लेकिन सेकंड नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब इट इज द लार्जेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहां पे एक बार आप दोबारा से देख लीजिए इसको, लेक बैकाल को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि माइनएप 2020 के बारे में पूछा गया। माइनएप 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा? फिर देखेंगे कि ये है क्या। चलिए देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा माइनएप 2020 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीटीई वेब पोर्टल। माइनएप 2020 एक प्लेटफॉर्म है जो कि एनसीटीई का वेब पोर्टल है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये इनवाइट करता है सजेशंस को फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके लिए ड्राफ्ट जो है वो इसके थ्रू मंगवाया गया, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप जो है वो भी, उसके ऊपर भी जो सजेशन है वो इसके द्वारा मंगवाए गए हैं, ठीक है। तो माइनएप 2020 द प्लेटफॉर्म सीक्स टू इनवाइट सजेशन किस एरिया में? फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, किस एरिया में? ताकि एनपीएसटी दैट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एंड एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम जो है, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके ड्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो हमें मिल पाए और हम एजुकेशन सेक्टर को और भी आगे लेके जा सकें, इस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, विद विच कंट्री इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग शांति ओग्रसेना 2021 एक्सरसाइज। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हम लॉन्च करने वाले हैं? म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका एंड भूटान? बताएं। चलिए, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति ओग्रसेना 2021, जिसका मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ठीक है। शांति ओग्रसेना का मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन। क्या नाम है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और 50 इयर्स ऑफ लिबरेशन जो है उनको मार्क किया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे कि बंगबंधु के बारे में, शेख मुजीबुर रहमान जी के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारे एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो भी यहाँ पर लाई गई है बिकॉज ऑफ द बर्थ सेंटेनरी। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें 30 लोग होने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, जेसीओज रहेंगे, बटालियंस इसमें रहने वाली हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंका आर्मी जो है वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्राइमरली। देखिए, अब यहाँ पे आपको श्रीलंका भी दिया, बांग्लादेश भी दिया और इवन भूटान भी दिया। अगर यहां पर ये चारों जो देश हैं वो 1 2 3 4 करके दिए होते, मान लीजिए 1 2 3 4, और फिर ABCD में ऑप्शन होते 1 2 1 2 3 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिर हम उस तरीके से चूज करते हैं कि इसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है। लेकिन अभी क्योंकि हमें एक आंसर चूज करना है, तो हमें यहां पे क्या चूज करना पड़ेगा? बांग्लादेश चूज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बेस्ट आंसर। इवन तो श्रीलंका और भूटान भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पे फोकस एरिया जो है वो बांग्लादेश के ऊपर है, इवन दो इट इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, बट क्योंकि फोकस एरिया बांग्लादेश है, सेंटेनरी है, और यहां पर जो उनके फादर ऑफ द नेशन है उनको कमेमोरेट किया जा रहा है, इसी वजह से आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम थीम की बात करें
थीम इस बार का रखा गया रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। क्या रखा गया? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेके टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर, इवन यूएसए जो है वो भी अपनी अटेंडेंस जो है वो देंगे थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज, लेकिन वो ऑब्जर्वर के तौर पे देंगे। ठीक है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बांग्लादेश है इसमें, श्रीलंका भी है, भूटान भी, और इंडिया तो इसके अंदर अपने कॉन्टिजेंट भेज ही रहा है। ठीक है, इट्स अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यूपीएससी का कुछ पता नहीं चलता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बना लेता है जिसके अंदर फिर समझ में नहीं आता कि ये तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, तो अब मैं इनमें से किसको चूज करूं, बट किसी ना किसी एक को तो चूज करना ही है ना। सो यू चूज द बेस्ट आंसर। वही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हमारे टाइम पर भी होते थे, आपके टाइम पर भी होंगे, जहां पर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर आपको लग सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के तौर पर निकल सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट आंसर, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, आपको गुड आंसर चूज नहीं करना है। देयर विल बी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड और बेटर को छोड़ दीजिएगा, जो गलत है वो तो वैसे ही गलत है, बेस्ट को चूज करिएगा, यहां पर बी इज द बेस्ट। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्री शिव कुमार स्वामीगलु। तो यहाँ पे इनको लेकर पूछा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ही वॉज लिंगायत रिलीजियस फिगर, लिंगायत रिलीजियस फिगर थे वो। ही फाउंडेड द श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी, हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो रेफर टू एज नादे दवुआ देवारू, दैट इज वॉकिंग गॉड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, हो सकता है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ही एक्चुअली बो टू श्री 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 शिव कुमार स्वामीगलु ऑन हिज जयंती। 2007 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अवार्ड किया था कर्नाटका रत्न अवार्ड, जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, शिव कुमार जी को। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण जो था वो भी अवार्ड किया था। और अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थे और उन्होंने अपना ही एक्चुअली बोर्ड टुवर्ड्स शिव कुमार जी, तो यहाँ पे उनकी जयंती के ऊपर, तो इसी वजह से जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो यस, ही वॉज द लिंगायत रिलीजियस फिगर, बिल्कुल ठीक है। देन सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उन्हें वॉकिंग गॉड भी कहा जाता था इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये बात भी ठीक है। आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मार्क्स अभी मत बताइएगा, पूछूंगा मैं आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बाद। अभी 2 मिनट के अंदर हम एक एक्टिव रिवीजन करने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दिस। एंड एक्टिव रिवीजन में आप जानते हैं कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप ही को करने हैं, जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा और आपसे क्वेश्चन उसके कंसर्न पूछने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से आर्टिकल 244 किससे रिलेट करता था, जल्दी से बताएं मुझे। कौन से राज्य को लेकर न्यूज थी, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर। तो यस, असम को लेकर न्यूज थी। असम में कुछ सोसाइटीज हैं जो कि मांग कर रही हैं कि हमें एक सेपरेट ऑटोनमस जो रीजन है, स्टेट है, वो चाहिए। उसी को लेकर 244A न्यूज में था। देन हमने इसके बाद जिक्र किया था नेक्स्ट कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे रजनीकांत को दिया गया है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने रजनीकांत जी को कांग्रेचुलेट भी किया इस चीज के ऊपर। हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के अंदर, एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। एट द सेम टाइम दादा साहेब जो हैं, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। चलिए देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। बताइए स्टार कैंपेनर्स में पहले तो मुझे पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसमें नंबर क्या है। वैसे वो क्वेश्चन नंबर 5 था, फिर भी आप चाहें तो अभी बता सकते हैं। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का नंबर क्या है, कितने इसमें स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं वो बताइएगा। और क्या स्टार कैंपेनर्स का खर्चा काउंट होता है, यस या फिर नो, ये बताइएगा। ठीक है, ईसीआई जो है ही कीप्स अ टैब और शी कीप्स अ टैब ऑन द एक्सपेंडिचर। आगे जाके ये टैब आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू बिकम अ सीनियर सिविल सर्वेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग ही बनते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्शन को लड़ रहे होते हैं उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि कौन कितना खर्च कर रहा है, अपनी लिमिट से ज्यादा तो खर्च नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार कैंपेनर्स का जो खर्चा होता है वो काउंट नहीं होता है, इसी वजह से ज्यादा स्टार कैंपेनर तो ज्यादा फायदा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था
जो कि कारगिल जस्कर रोड को लेकर तक कितनी लेन की रोड बनने वाली, जल्दी से मुझे ये बताओ, और कौन से रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के जो आसार है वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने 780 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो अपग्रेडेशन का था वो यहाँ पे अप्रूव किया था। 2017 में इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था। रिमोट रीजन लद्दाख के अंदर ये एक्सेस प्रोवाइड करेगी। 4 लेन नहीं होगी, ये 2 लेन ईपीसी मोड के अंदर बनाई जाने वाली रोड होने वाली है। देन हमने स्टार कैंपेनर्स के बारे में देखा था। 20 and 40 रहते हैं। 20 किस चीज के लिए? अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी उनके पास 20 रहते हैं, और जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके पास 40 रहते हैं। 100 डेज की जो सीरीज है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अभी भी टाइम आपके पास है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर है वो आपके मिस ना हो, वो आप एग्जाम में करके जाएं, ताकि वो 30-35 एक्स्ट्रा मार्क्स जो है जो आपके मॉक टेस्ट में अभी तक नहीं आ पा रहे हैं वो आपके आ पाए, क्योंकि इसमें स्टैटिक और करंट दोनों एरियाज को कवर किया गया है, जो कि आप इजिली कवर कर सकते हैं अगर आप दिन में 1.5 से 2 घंटे का टाइम देते हैं। तो 1.5 घंटे का टाइम देंगे तो भी चलेगा, आपके जो पूरा का पूरा एरियाज है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो कवर हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 2022 मिशन 2022 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कटिंग एज कोर्स है, जो आपको एनसीईआरटी से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसके लेक्चर्स अलग होंगे, वीडियो लेक्चर्स, उसके एमसीक्यूज लेक्चर्स अलग होंगे, और आपकी एक होलसम प्रिपरेशन इसके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बैकाल के बारे में देखा था, बैकाल जीवीडी, और यहां पे इसे रशिया लेके आया है। न्यूट्रिनो का आपका ये बेसिकली इट्स अ गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, जो कि आपकी साइबेरिया के अंदर जो बैकाल लेक है उसके जो डीपेस्ट मानी जाती है वहीं पे इसे सिचुएट किया गया है, और मेन इसका काम यही है, स्टडी करना है इन डिटेल अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको कि न्यूट्रिनोस कहा जाता है। देन हमने क्योंकि बैकाल जीवीडी के बारे में डिस्कशन किया, तो बैकाल लेक के बारे में मैंने आपको काफी सारे फैक्ट्स बताए थे, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट है नहीं, कौन सी लार्जेस्ट है आप बताइए। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक है, 25 से 30 मिलियन पुरानी। 7th लार्जेस्ट लेक है बाय द सरफेस एरिया, एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कशन किया था माइनएप 2020 के बारे में, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा डिस्कशन हुआ था, इससे शांति ओक्रोशेना जो है इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, बांग्लादेश में हो रही है एक्सरसाइज पूरी, और श्रीलंका भूटान भी इसमें जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है किस चीज के लिए करी जा रही है? इट्स अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रंट रनर ऑफ द पीस, जो कि बांग्लादेश में करी जाएगी टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन, ठीक है। बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी 50वीं जो बेसिकली उनकी बर्थ सेंटेनरी है, और जो लिबरेशन 1971 में किया गया था, राइट। बांग्लादेश का लिबरेशन इंडिया ने 1971 में करवाया था, उस चीज को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है। इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर काफी जश्न का माहौल है। चलिए, फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था पर्सनैलिटी को लेकर, देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे जल्दी से मुझे बताएं, श्री शिव कुमार जी को क्या भारत रत्न मिला है, यस या नो, ये बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, यस ही वॉज अ लिंगायत रिलीजियस फिगर जिन्होंने श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया था। वॉकिंग गॉड भी उनको कर्नाटक में कहा जाता है, और उनको कर्नाटका रत्न, ठीक है, कर्नाटका रत्न का जो अवार्ड है 2007 में दिया गया था, और 2015 में पद्म भूषण जो है वो उनको दिया गया था। अभी उनकी जयंती के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपने जो वो नतमस्तक हुए थे उनके सामने, इस वजह से ये क्वेश्चन जो था वो बनाया गया। चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और अभी आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 244A क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल 244A इजी हो जाता है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इसके ऊपर। मेंस के अंदर आप आंसर करिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार कैंपेनर इन इलेक्शन। तो इलेक्शन के अंदर जो आपके स्टार कैंपेनर होते हैं इसका क्या रोल होता है, ये पूरा आपको 150 वर्ड्स के अंदर बताना है। और साथ ही साथ इंटरव्यू के अंदर आपको बताना है, हाउ वुड यू डील विद माओइस्ट इफ यू आर पोस्टेड इन दैट रीजन। जो माओइस्ट अफेक्टेड रीजन है, अगर वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप माओवादियों से और उनके इशू से कैसे डील करोगे। अपने आंसर्स को आप इन ग्रुप्स के अंदर सबमिट कर सकते हैं, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप इन ग्रुप्स को सर्च कर सकते हैं, जहां पे आप अपने मेंस के और इंटरव्यू के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट को अभी इग्नोर मत करें, मॉक टेस्ट देना शुरू करें, और कम से कम इंश्योर करें कि एग्जाम से पहले 50 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट और एनालाइज
ठीक है, दोनों चीजें करनी है, अटेम्प्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है, क्योंकि सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ आपको आपके स्टेटस का पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। एनालाइज नहीं करेंगे तो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनालाइज भी करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो स्कोर है वो भी इंप्रूव होने लगेगा। और अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम। मिशन यूपीएससी 2022 को भी एनरोल करा सकते हैं, और 2021 के लिए 100 डेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी आप कवर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। चलिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स को लिख दीजिए, कितना कितना आप लोगों ने स्कोर किया है। ओके, 6 से ज्यादा किया तो ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जब सेकंड या थर्ड टाइम आप देखते हैं तो अपने नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, नीचे इसका लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।